नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभ्युत्थान पर। मैं गौरव यादव आज एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हूँ। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इन्वेजन ऑफ अरब एंड टर्क्स, यानी भारत पर जो अरबों का और तुर्कों का जो आक्रमण हुआ उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आगामी जो हमारा इतिहास रहने वाला है, क्योंकि अरब और जो तुर्कों का आक्रमण हुआ हमारे यहाँ पर वो 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य हुआ। उसके बाद से इनके आक्रमण यहाँ पर लगातार होने लगे और इस लगातार आक्रमण होने की वजह से भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो यहाँ पर साम्राज्य हुआ करते थे, जो यहाँ के शासक थे और उनके राज्यों का किस हिसाब से उनके राज चला करते थे, उन सब पर इनका क्या प्रभाव रहा। भारत के आने वाले जो इतिहास है, जो हम 8वीं शताब्दी से लेकर के और मॉडर्न हिस्ट्री तक जब हम पहुंचेंगे भारत के इतिहास में, तो उसके मध्य में कितने शासक हुए, कितने मुस्लिम शासक हुए, उन सब का जो आधार है वो इन आक्रमणों से ही निकलता है। उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अरब आक्रमणों के बारे में। और अरब आक्रमणों की जो शुरुआत है वो कैसे होती है। आप वर्ल्ड मैप का जब वर्ल्ड मैप देखेंगे, अब आप जो स्क्रीन पर मैप देख पा रहे हैं, ये हमने जो एशिया एशिया वाला जो रीजन है उसको हमने इस मैप में ले लिया है। ठीक है, इस मैप के माध्यम से हम क्या चीज़ देखेंगे कि जो हमारे भारत पर आक्रमण हुए, भारत की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो क्या हैं। आप ये जो भारत को देखते हैं, तो भारत ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, और इधर जो ये इस्लामाबाद, लाहौर, ये जो इधर लिखे हुए दिख रहे हैं, यानी ऊपर वाला जो ये रीजन है ये पूरा क्या है, ये हिमालय है। यानी कि इस तरफ से ये ढका हुआ है हिमालय से, यानी कि एक ऊपर बहुत बड़ी दीवार के रूप में हिमालय स्थित है। और नीचे से अगर देखते हैं तो ये सराउंडिंग जो है वो अपनी किधर की इसकी हो गई, वाटर बॉडी की हो गई, क्योंकि नीचे हिंद महासागर है। हिंद महासागर में वेस्टर्न, जो सदर्न वेस्टर्न साइड है वो अरबियन सी हो गया। ठीक है, और जो सदर्न ईस्टर्न साइड है वो क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल, क्योंकि उस साइड बंगाल पड़ता है, बंगाल पड़ता है, इसलिए बंगाल की खाड़ी हो गया। इस प्रकार से यहाँ की भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन है। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पर अरब आक्रमण हुए, अरब कौन से एरिया को बोला जाता है, अरब बोला जाता है जो आज के ये जो देश पड़ते हैं, जहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात है और दुबई है और काफ़ी देश उधर आते हैं, तो इनको क्या बोला, अरब रीजन बोला जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से रेगिस्तान वाला इलाका है, यहाँ पूरा सूखाग्रस्त क्षेत्र है, रेगिस्तान है बड़ा। लेकिन इस जगह पर एक ऐतिहासिक घटना हुई, कब, जब यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ और उन्होंने एक नया धर्म चलाया जिसको कहते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का जो टाइम माना जाता है वो 632 ईसा पूर्व से माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पर जो पैगंबर मोहम्मद ने एक धर्म को चलाया, इस्लाम धर्म को। ठीक है, ये वो वाला रीजन है जहाँ पर ये इस्लाम धर्म चला। जो आपको ये मदीना दिख रहा होगा, मक्का मदीना, ये उनके बहुत पवित्र स्थान है जहाँ पर हज की यात्रा की जाती है। आपने बहुत बार ये चीज़ें सुनी भी होंगी। ओके, उन्होंने एक यात्रा करी जिसको क्या कहा जाता है, हिजरत। जो कहाँ गए थे, वो मक्का के लिए गए थे, जहाँ पर वो खुद रहते थे पहले, वहाँ से मदीना के लिए गए थे। उस यात्रा को हिजरत कहते हैं। वो हुई थी 622 ईस्वी में, और 622 जो है उसको हिजरी संवत भी कहा जाता है, यानी हिजरी संवत की स्टार्टिंग कब से हुई, 622 से। अब यहाँ पर जो शासक हुआ करता था उसको बोलते थे खलीफा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये तो हो गया अपना दुबई वाला और ये रीजन। यहाँ पर तुर्की है, ये वाला एरिया जो है ये है तुर्की। ठीक है, यहाँ पर जो शासक था उसको बोलते थे खलीफा, उसका इस पूरे रीजन पर कंट्रोल था। ओके, अब इस पूरे रीजन पर कंट्रोल है, यहाँ पर इस्लाम धर्म का जन्म हुआ है, तो ये सारे लोग इस्लामिक हो गए, यानी कि उस विचारधारा को इन लोगों ने फॉलो कर लिया। और जो जो इस्लाम धर्म है उसको संरक्षण किसका प्राप्त हुआ, वो हुआ खलीफा का। ओके, अब जिसको संरक्षण प्राप्त हुआ है, यानी कि वो उस धर्म का क्या करेगा, प्रचार प्रसार करेगा। उस धर्म को उसने अपना तो लिया ही है, उसके अलावा उसका जो काम है वो क्या है, उस धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसे दूरी तक फैलाना। ठीक है, अब जहाँ जन्म हुआ है जिसके संरक्षण में, यानी कि उस धर्म का यानी आश्रयदाता तो वही हो गया खलीफा, सबसे शक्तिशाली खलीफा को दर्जा दे दिया गया। ओके, अब यहाँ से स्टार्टिंग होता है कौन सा टाइम, कि यहाँ से प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। अब सभी दिशाओं में, जैसे इस प्रकार से इधर अफ्रीका है, अफ्रीका में, इधर ऊपर की तरफ यूरोप में, ठीक है, और इधर एशिया में,
इन चारों तीनों साइडों में इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने प्रचार प्रसार स्टार्ट कर दिया। अब प्रचार प्रसार के लिए क्या होगा, मिशनरीज भेजे जाएंगे। मिशनरीज का क्या काम है, लोगों को अपने धर्म की अच्छाइयाँ बता करके और अपने धर्म में शामिल करवाना, ठीक है, उनको धर्म ग्रहण करवाना। और उसके अलावा इन्होंने एक नीति का और सहारा लिया, वो थी आक्रमणकारी नीति। उस नीति में क्या था कि ये लोग अपने सेना के कुछ जो सेनापति हैं उनको भेजेंगे, एक छोटी सेना लेकर कुछ बड़े सेनापति को बड़े एरिया पर कंट्रोल करने के लिए बड़ी सेना लेकर के आगे भेजेंगे। उससे ये लोग क्या करेंगे कि किसी एरिया पर इन्होंने कंट्रोल स्थापित किया और वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको इस्लाम धर्म जबरदस्ती या फिर प्यार से, जैसे भी वो मान जाए, ठीक है, उनको स्वीकार करवाना। इस प्रकार से इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं भारत की तरफ। भारत में उस टाइम क्या चल रहा है, भारत में जैसे ये बाउंड्री आपको दिख रही है पाकिस्तान भारत वाली, यानी ये पूरा हिस्सा, सॉरी, ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ये पूरा हिस्सा कहाँ का हुआ करता था, भारत का। ये ऊपर ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान और भारत वाला एरिया एक ही है, ठीक है। यहाँ तक ये बाउंड्री लग रही है समुद्र की, और इधर ये ईरान वाला यानी पर्सिया का भाग लगा हुआ है, ठीक है। अब इधर आने के लिए क्या करना होगा, यानी यहाँ के जो शासक हैं उनको पराजित करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, इधर से सेना चलेगी, यहाँ पर आक्रमण करेगी और यहाँ के क्षेत्रों को जीतेगी। अब यहाँ पर एक शासक हुआ करता था दाहर सेन, ठीक है। जो सिंध ये राज्य है कंप्लीट पूरा, सिंध राज्य का जो राजा था वो दाहर हुआ करता था, और उसका पूरे सिंध रीजन पे यानी पाकिस्तान वाले पूरे रीजन पर, पंजाब तक, सिंध और पंजाब पर पूरा उसका कंट्रोल था। नीचे समुद्र तट से लेकर ऊपर हिंदू कुश की पहाड़ियों तक पूरा उसका कंट्रोल है दाहर का। बहुत शक्तिशाली राजा था, और ये एक तरीके से उस पश्चिमी सीमा का प्रहरी है, यानी उस साइड से कोई इन्वेजन होगा तो सबसे पहले दाहर से लड़ना होगा, उसके बाद वो भारत में प्रवेश कर सकता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा मजबूत है, शक्तिशाली है, उस साइड के आक्रमणों को इसने रोक रखा है। इस दाहर से पहले इस पूरे एरिया पर हर्ष का और उससे पहले कनिष्क का, इन लोगों का कंट्रोल रहा था, लेकिन उनके बाद में दाहर का यहाँ पर साम्राज्य हो गया। एक ब्राह्मण हुआ करता था वो, ओके। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी चलती हैं, यहाँ का जो खलीफा है, खलीफा ने श्रीलंका पर एक बार कोई आक्रमण किया, श्रीलंका में अपने लोग भेजे, वहाँ से उन्होंने कुछ लोगों को बंदी बनाया, कुछ उन्होंने लड़कियों को बंदी बनाया, महिलाओं को लिया अपने साथ में, दास बना करके उनको ले आए, और कुछ धन लूट कर भी लेके आए। अब यहाँ से ये लोग चले, समुद्र के रास्ते चले, ये लोग इधर होके ही तो जाएंगे, ठीक है, यहाँ के इधर पहुंचेंगे टर्की की तरफ। इन लोगों को यहाँ बीच में कुछ लोगों ने लूट लिया। अब वो लोग कौन है, सिंध प्रांत में रहने वाले लोग हैं, लेकिन उनका काम क्या है, उनका काम है लूटपाट करना, समुद्री लुटेरे हैं, यानी आसपास का जो भी समुद्री रीजन है उसमें वो लोग जाते हैं, किसी और को निकलने नहीं देते हैं, कोई निकल के जा रहा है उसका धनमाल लूट लिया, ये उनका काम है। एक कौन है, समुद्री लुटेरे, लेकिन वो कहाँ के रहने वाले, सिंध प्रांत के। अब इन लोगों को लूट लिया किसने, समुद्री लुटेरे ने। ये लोग कौन थे, यानी खलीफा के लोग थे, वो दासियां लेकर के आ रहे थे, धन धान्य लेकर के आ रहे थे श्रीलंका से। अब ये इनको लूट लिया तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, खलीफा के पास खबर पहुंचेगी कि महाराज साहब ऐसा हुआ है कि बीच में हमारे लोग आ रहे थे और सिंध राज्य है, वहाँ के कुछ लुटेरों ने उनको लूट लिया है। मान लीजिए अच्छा वहाँ का राजा कौन है, सब वहाँ का राजा दाहर है। उससे तुमने कहा कि मतलब हमारा माल है, कि हमारा कहा था साहब, लेकिन वो तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। तो ठीक है, एक काम करो, लेटर लिखो उनके लिए। वहाँ से लेटर लिखा, लेटर भेजा दाहर के पास में कि भाई तुम्हारे यहाँ पर कुछ लोगों ने हिमाकत कर दी है कि हमारे जो बीच में कुछ दासियां वगैरह हम लेकर के आ रहे थे उनको बंधक बना लिया है और उनको लूट लिया है, ठीक है। तो एक काम करो, उनको इज्जत के साथ वापस भेजो और हमारा जो भी नुकसान हो उसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बीच में रोकने की। अब दाहर इतने बड़े रीजन का राजा, ठीक है, उसका कभी इन लोगों से सामना तो हुआ नहीं। अब वो क्या करता है कि उस बात से इनकार कर देता है कि मैं वापस नहीं दूंगा, ठीक है, किसी ने लूटा था, लूट लिया, इसमें मेरी क्या गलती है। इसने क्लियर मना कर दिया कि मैं कुछ भी ऐसा करने को तैयार नहीं हूं, ठीक है। अब यहां पर जो खलीफा था उसका नाम था हज्जाज। हज्जाज नाम का एक खलीफा था यहाँ पर, हज्जाज खलीफा, ठीक है। हज्जाज खलीफा ने क्या किया, दो लोग मतलब दो अभियान भेजे
ठीक है, पहला जो अभियान किया वो किसके कंट्रोल में था? वो किसके द्वारा भेजा गया? उबैदुल्ला। दूसरा था बरदुल। उसने पहला जो आदमी भेजा वो था उबैदुल्ला और दूसरा था बरदुल। इन लोगों को उसने भेजा कहाँ के लिए? सिंध को जीतने के लिए, कि इस राजा को हराओ, उसका घमंड तोड़ो, इसको बताओ कि इधर अम्मी है। और इसका एक उद्देश्य ये भी था, पहला उद्देश्य तो ये था कि इस राज्य को लूटना है, कि इन्होंने हमारे अर्थदंड की पूर्ति नहीं करी है। पहला पहला काम इनको क्या है? लूटना। दूसरा काम क्या है? इस एरिया पर कंट्रोल करके जो अपना इस्लाम धर्म है इसका प्रसार करना। ठीक है, दो काम इनको करने का वो दिया आदेश। लेकिन ये गए और दाहर सेन बहुत वीर पराक्रमी राजा था, उसने इनको धूल चटा दी और ये लोग वापस लौट गए खलीफा के पास। उनके पैर पकड़ लिए कि महाराज बहुत तगड़ी मार पड़ी है, हम उधर दोबारा नहीं जाएंगे। मान के ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा, लोग हमसे कैसे डरेंगे, कैसे इस्लाम धर्म को स्वीकार करेंगे। इसका एक सेनापति हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को इसने आदेश दिया, जाओ और दाहर को हराओ। मोहम्मद बिन कासिम बहुत खूंखार राजा, बहुत खूंखार आदमी, और वो उधर से चल देता है एक अपनी सेना लेकर के चलता है और एक मकरान तट पड़ता है। देखो मैं इसमें पूरे मैप में एक बार बता देता हूँ मकरान तट कौन सा है। ये जो कराची से आगे ये वाला एरिया है, ठीक है, यहां पर पड़ता है मकरान, जो ईरान का बॉर्डर है। ठीक है, मकरान तट पर एक मुस्लिम था, उसका नाम था इब्न अल वहिस्त। ठीक है, उसने इस पर कंट्रोल कर रखा था। क्यों उस एरिया पर उसने कंट्रोल इसलिए किया, और राजा ने दाहर ने इसलिए ध्यान नहीं दिया कि मकरान हमारे बॉर्डर वाला एरिया है, ठीक है चलो किसी ने कंट्रोल कर लिया कोई बात नहीं, हमारे पास तो पूरा है ही है। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर घुसने के लिए हमें एक रास्ता तो चाहिए, और रास्ते पर अगर दूसरी सेना हुई तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी रास्ते में घुसने पे ही। तो मकरान पर तो क्या है, इब्न अल वहिस्त का शासन है, तो वहां से उसको एक रास्ता मिल गया मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम वहां से घुस जाता है और एक बंदरगाह पड़ती है देवल। देवल बंदरगाह पर वो आक्रमण करता है और देवल बंदरगाह जो है उसको जीत लेता है, कब्जा कर लेता है। वहां पर कौन था? वहां पर था दाहिर का भतीजा। उसने कासिम का सामना किया, उससे लड़ा, लेकिन वो हार गया। उसके बाद वो आगे बढ़ता है, वो चलता है सहवान पर, सहवान में अभियान करता है। वहां पर जो दाहिर का भाई था, चाचा का लड़का था कोई, उसका नाम था माजरा। ठीक है, माजरा था, उसको भी कासिम ने हरा दिया। अब वहां से फिर वो आगे बढ़ा, अब वो पहुंच जाता है कहां पर? ब्राह्मणाबाद। ब्राह्मणाबाद पहुंचता है, वहां पर दाहिर का पुत्र है जय सिंह। भीषण युद्ध होता है और यहाँ पर कत्लेआम मचा देता है दाहिर सेन, क्योंकि दो युद्ध उसने आसानी से जीत लिए थे, धीरे धीरे एरिया को पूरे कंट्रोल कर रहा था। जैसे ऊपर मुल्तान, पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, ठीक है, और नीचे सिंधवाला, ये पूरा एरिया उनके कंट्रोल में था। तो एक एक करके जिधर से वो घुसा है वहां से जीतता हुआ चल रहा है, और ऊपर जाके जो मुल्तान, पेशावर, लाहौर वाला एरिया है वहां पर कौन मिलेगा इसको? दाहर मिलेगा। तो पहले इसने नीचे वाले जो छोटे छोटे किले हैं उनको जीता, जहां पर किसी पर उसका पुत्र है दाहर का, कहीं पे उसका भतीजा है, कहीं चाचा का लड़का है, इन लोगों को उसने हराता हुआ चल रहा है। ठीक है, ब्राह्मणाबाद में इसका जो जयसिंह बेटा है उसको हरा दिया, और वहां पर इसने कत्लेआम कर दिया। लगभग 2000 लोग वहां पर मारे गए, 20,000 लोग वहां मारे गए। अब इस युद्ध में क्या हुआ, कासिम ने जो दाहिर की दूसरी रानी थी, ठीक है, जो जयसिंह के साथ में रहती थी, लाड़ देवी, और उनकी दो बेटियां थी, उनका नाम था सूर्य देवी और परमल देवी। इन दोनों को क्या कर लिया उसने? बंदी बना लिया, और इनको कहाँ पेश किया? खलीफा के पास पेश किया कि ये उस दाहिर की यानी उस काफिर की बेटियां हैं और पत्नी है, इनको क्या सजा दी जाए। तो दोनों राजकुमारियों को खलीफा ने क्या दे दिया? मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद दाहिर चलता है, आगे बढ़ता है। अब उसका जो अभियान है वो चलता है रावर की तरफ। रावर क्या है? वो मेन कंट्रोल वाला एरिया था जहां पर दाहिर खुद रहता था, और यहाँ पर सामना कासिम का और दाहिर का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर दोनों का आमना सामना हुआ 20 जून 712 को। युद्ध में दाहिर की मृत्यु हुई। इस युद्ध को रावर का युद्ध कहा जाता है। अब क्या कंट्रोल है, यानी देवल का बंदरगाह उसने जीत लिया है, नीचे ब्राह्मणाबाद भी उसने जीत लिया है, मकरान का पूरा रास्ता उसके कंट्रोल में है, देवल बंदरगाह भी आ गया, सारा उसके कंट्रोल में आ चुका है, मुल्तान लाहौर तक वो पहुंच चुका है। इस प्रकार से
दार सेन ने इस पूरे सिंध रीजन को क्या कर लिया है, इन्वेड कर लिया, यानी जीत लिया है। उसने पूरे एरिया को जीत लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम की। लेकिन उसके जो आगे उत्तराधिकारी हुए वो लोग ज्यादा समय तक इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए, और वो मतलब महत्व समझ नहीं पाए कि इसको हमने क्यों जीता था। हाँ, उन्होंने प्रचार प्रसार काफी किया, इस्लाम धर्म को यहाँ पर उन्होंने उत्पत्ति एक तरीके से यहाँ पर जमा दिया, ठीक है, उसकी जड़ें जमा दी। इस्लाम धर्म का उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया, लोगों को जबरदस्ती धमका करके शस्त्र बल के दम पर खूब लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया। लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा शासन नहीं कर पाए और यहाँ से वापस भी लौट गए, ठीक है, यानी उनकी जड़ें ज्यादा मजबूत यहाँ पर नहीं हो पाई। ठीक है, ये तो यहाँ पर था अरबों ने क्या किया, लेकिन अरब बाद में आएंगे, लेकिन वो किस फॉर्म में आएंगे उन सब चीजों को हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद में कोई ज्यादा प्रभावशाली रहा नहीं है, वहां पर खलीफा चेंज हो गया है, और वहां पर अब क्या हो गया है, जो खलीफा पहले हज्जाज हुआ करता था, अब वो वहां पर चेंज हो गया है। अब उसकी जगह कौन हो गया, वो हो गया हिसाम। ठीक है, वहां का खलीफा चेंज होके अब हो गया खलीफा हिसाम चेंज हो गया। हिसाम ने एक अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है, कौन सा, जुनैद। जुनैद नियुक्त कर दिया है, जो कि सिंध का गवर्नर बना दिया। लेकिन सिंध को जब जुनैद के हाथों में दे दिया तो जुनैद कई लोगों से पराजित हो गया, उसकी शक्ति कमजोर हो गई और वो किसी एक कोने में सिमट करके रह गया। ये तो था अरबों का इतिहास, यानी कि जो अरबों ने यहाँ पर आक्रमण किया उनको क्या मिला, उन्होंने धन धान्य लूटा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन वो ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर नहीं छोड़ पाए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तुर्कों पर। अरब तो यहाँ से सीमित रह गए, अब लेकिन आते हैं तुर्क। ठीक है, तुर्कों का बहुत लंबा इतिहास भारत में रहा है। ठीक है, अब तुर्कों में अलप्तगीन और सुबुक्तगीन ये दो आए सबसे पहले। गजनवी वंश का संस्थापक था अलप्तगीन, गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना करी। गजनवी कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है अफगानिस्तान में। ठीक है, और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन है, सुबुक्तगीन है। और हिंदू शाही राजवंश हुआ करता था राजा जयपाल के खिलाफ, यानी कि जो पंजाब और लाहौर ये पेशावर वाला जो रीजन है यहाँ पर हिंदू शाही वंश हुआ करता था, उसका था राजा जयपाल। उसके खिलाफ इसका संघर्ष हुआ, सुबुक्तगीन ने उसको हरा दिया और जयपाल की उसमें पराजय हुई और इस एरिया पर उनका कंट्रोल हुआ। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या है, मतलब पूरी तरीके से शासन स्थापित नहीं कर पा रहे, वहां पर कंटिन्यू नहीं कर रहे चीजों को, क्योंकि यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस उनके लिए थोड़ी सी नई थी। ठीक है, उनके यहाँ कोई ज्यादा कोई दोस्त नहीं है ना कुछ है, यानी कि ये लोग वहां से आ रहे हैं, यहाँ पर इन्वेड कर रहे हैं, यहाँ के क्षेत्रों को जीत रहे हैं, यहाँ की जो धन संपदा है उसको यहाँ से लूट करके ले जा रहे हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य यही है, यहाँ से जो धन संपदा है उसको जीत करके ले जाना। क्योंकि ये जिन एरिया से यहाँ पर आ रहे हैं ना, जैसे टर्की हुआ, अरब हुआ, उधर अफगानिस्तान है, क्यों वहाँ बिल्कुल बंजर इलाके हैं और वहाँ पर पैदावार बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ी खुशहाली है, अच्छे मैदानी व क्षेत्र हैं, यहाँ पे काफी पैसा है, इन लोगों को काम में आना, लूटना और यहाँ से वापस चले जाना। ठीक है, यानी उनका अभी तक ज्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होने लगता है महमूद गजनवी के टाइम से होने लगता है। सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता है और इसने जो अपने मान्यता है वो कहाँ से प्राप्त कर ली है, खलीफा से प्राप्त कर ली है। खलीफा ने इसको आशीर्वाद दे दिया है, यानी कि मेरे संरक्षण में तुम हो। यानी कि अब जितने भी एक सिस्टम चालू हो गया था कि जितने भी राज्यों पर, जितने भी साम्राज्यों पर कोई भी शासक सुल्तान बैठ रहा है, कोई भी शासक बैठ रहा है, उसको खलीफा से मान्यता प्राप्त करनी होगी। जिस प्रकार से आज कोई देश है वो संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता प्राप्त करते हैं, कुछ और देशों से मान्यता प्राप्त करते हैं। जैसे अफगानिस्तान में अभी तालिबान की सरकार है, तालिबान की सरकार है, लेकिन उसको राज्यों देशों का सपोर्ट नहीं है, यानी उसको मान्यता प्राप्त नहीं है सरकार को। लेकिन यहाँ पर क्या था, अगर कोई भी मुस्लिम शासक है किसी भी राज्य पर, उसने अपना शासन कर लिया, उसे सिर्फ बगदाद का जो खलीफा है उससे आशीर्वाद प्राप्त करना है, मान्यता लेनी है और वो स्वतंत्र वहां का शासक बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जित खलीफा को क्या मान रहे हैं, एक तरीके से अल्लाह का प्रतिनिधि मान रहे हैं। ओके, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 1025 में इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया। उसके बाद में शाहबुद्दीन गौरी है जिसने यहाँ पर साम्राज्य की स्थापना करी है। फिर उसके बाद एक गुलाम वंश यहाँ पर स्टार्ट होता है, जो मोहम्मद गौरी के जो दास थे, ताजुद्दीन याल्दोज, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासरुद्दीन कोवाचा और बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये चार यहाँ के थे, हाँ, जो इसके मोहम्मद गौरी के दास थे। इन लोगों ने भारत में अनेक एरियाज पर कंट्रोल करके और एक गुलाम वंश की स्थापना करके दिल्ली सल्तनत बनाई। ठीक है, महमूद गजनवी के बारे में हम कुछ देखते हैं थोड़ा सा। गजनवी का जन्म होता है 1971 में गजनी में।
गजनी में जन्म होता है, गजनी पड़ता है अफगानिस्तान में। ओके, प्रथम सुल्तान इसे कहा गया सुल्तान इसलिए क्योंकि इसने बगदाद के खलीफा से, बगदाद कहाँ है, इराक की राजधानी है, बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त करी, इसलिए इसको सुल्तान कहा गया, आजम। ठीक है। हेनरी इलियट ने क्या कहा कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसने सिर्फ 12 बार आक्रमण किए, लेकिन हेनरी इलियट का जो मत है इसको सर्वमान्य माना जाता है। ओके, इसके बाद इसने जो आक्रमण किए हैं वो कैसे कैसे कर रहा है, इसने जैसे पहला आक्रमण किया पेशावर मुल्तान को जीता, फिर ये भारत में घुसा, हिंदू शाही वंश को उसने खत्म कर दिया, तब और इन पर कब्जा कर लिया, उसके बाद और आगे बढ़ा, राजस्थान के कुछ एरियाज हैं उन पर कंट्रोल कर लिया, पंजाब से फिर ये यूपी वाले एरिया में पहुंचा, वहां के क्षेत्र हैं उन पर कंट्रोल कर लिया, फिर ये नीचे गुजरात की तरफ पहुंचता है, राजस्थान में जैसलमेर जोधपुर वगैरह है इनको जीतता है। यानी एक तरीके से ये बार बार आता है, किसी एक राज्य को जीतता है और वापस चला जाता है लूट करके। इसने भारत को एक तरीके से आर्थिक रूप से खोखला कर दिया। इसने सारे जो उस टाइम के उत्तर पश्चिम वाला और जो मध्य भारत है यहाँ तक के सारे राजाओं पर आक्रमण करे। इसने 17 बार आक्रमण करे, 17 आक्रमणों में इसने अपार धन संपदा यहाँ से हासिल करी। ठीक है। अब जैसे कोई बॉर्डर पे जैसे पंजाब का कोई राजा है, पंजाब के राजा पर गजनवी ने आक्रमण कर दिया, तो वो उससे डर गया, सीधी सी बात है, पराजित हो गया, उसकी धन संपदा को लूट लिया। जब वो दोबारा आएगा ना तो उसको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, ना कि उसको वो मतलब वापस से प्रतिरोध कर पाएगा। अगर किसी को उसने बुरी तरीके से मारा है ना तो दोबारा उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो आया, उनका सपोर्ट भी मिल गया, यहाँ से कुछ सेना ली पकड़ी और आगे पहुंचा, दूसरे को इन्वेड कर दिया। यानी कि उसके कुछ प्रतिरोध कहीं पे हो नहीं रहा है, वो जा रहा है, सबको हराता हुआ निकल के जा रहा है। एक तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी का एक कोट है, एक बार वो अफगानिस्तान गए थे, अफगानिस्तान में वो कहीं जहाँ रुके हुए थे, उन्होंने उनसे पूछ लिया, वहाँ के जो उनके मेज़बान थे, जो लोग उनकी मेहमान नवाजी कर रहे थे, कि मुझे गजनी जाना है। कि सर गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, कोई बड़ी जगह नहीं है, आप गजनी क्यों जाना चाहते हो? कि मैं गजनी इसलिए जाना चाहता हूँ कि मेरे सीने में मतलब एक बात बार बार मुझे कचोटती है कि एक गजनवी का, जिसका आज भी इतिहास में कोई नाम नहीं है अफगानिस्तान के, लेकिन भारत के इतिहास में नाम है गजनी का। क्योंकि यहाँ का एक एक लुटेरा भारत की तरफ गया, भारत को उसने लूटा और लोगों को मारा। तो मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ कि यहाँ से मतलब एक लुटेरा जहाँ से निकला था ना, अनेकों लुटेरों को रास्ते में इकट्ठे करते हुए गया, यहाँ से वो अकेला निकला और रास्ते में उसने अनेकों लुटेरों का और गुंडों का साथ लेकर के भारत को लूटा। मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। और उसने भारत को अनेकों दंश दिए, जैसे कि अनिलवाड़ अनिलवाड़ नामक एक जगह पड़ती है, राज्य था गुजरात में। अनिलवाड़ के रास्ते होकर, रेगिस्तान के रास्ते होकर कहाँ पहुंचा, गुजरात पहुंचा है। अनिलवाड़ का जो राजा है उसको पराजित कर दिया है और वहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित है वहां पर। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया है, वहां जो ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं, हिंदू हैं, उन लोगों की हत्या कर दी है और मंदिर को तोड़ दिया है। वहां की जो धन संपदा है उसको हासिल किया, मंदिर को तोड़ा। उस मंदिर में जो शिव की मूर्ति थी, उस मूर्ति को तोड़ करके इसने कहाँ भिजवा दिया, उसे गजनी भिजवा दिया, इसने उसको मक्का भिजवा दिया और खलीफा के पास भिजवा दिया। और वहां पर क्या बोल दिया कि इन टुकड़ों को मस्जिद की सीढ़ियों में चनवा दो, और उन सीढ़ियों में चनवा दिया मक्का मदीना की मस्जिदों में। ठीक है, ये मंदिर का प्राचीन फोटो है। और आज अगर आप मंदिर को देखेंगे तो एक भव्य मंदिर यहाँ पर बन चुका है, एक नया स्वरूप सोमनाथ मंदिर को दे दिया गया है। और इस सोमनाथ मंदिर पर इतिहास में अनेकों बार आक्रमण हुए। गजनवी का जो इतिहास हमें प्राप्त होता है उसमें जो मेन रोल है वो है फिरदौसी का। सैनामा एक नाम पुस्तक लिखी, किसने, फिरदौसी ने। फिरदौसी कौन था, एक दरबारी कवि था, किसका, गजनवी का। उसके अलावा एक उतवी था, फेमस इतिहासकार, एक अलबरूनी है, एक फराबी है, यानी कई विद्वानों को उसने संरक्षण भी दिया था। पंजाब में हिंदू शाही वंश को समाप्त कर दिया था और प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर दिया है, हिंदुओं को मुस्लिम बनाया है, इस्लाम का विस्तार किया है। उनका मेन पर्पज क्या है, इस्लाम का विस्तार करना और भारत की धन संपदा को लूटना। अभी तक वो ऐसा कोई बड़ा शासन स्थापित यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, आते हैं लूट करके चले जाते हैं। ठीक है, अब आगे एक नाम आता है शिहाबुद्दीन और मुइजुद्दीन, और उसका नाम आ गया था गौरी।
शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन गौरी। गौर वंश का ये शासक था। गौर वंश कहाँ है? गजनी के पास में पड़ता है, पहाड़ की तलहटियों के बीच में, ठीक है। और गौर वंश गजनवी साम्राज्य के पास एक छोटी सी पहाड़ी राज्य हुआ करता था। ये भी कोई ऐसा नहीं कोई अमीर शासक हो, बिल्कुल ऐसे कबीले हुआ करते थे, कबीलों के शासक थे, कबीलों को कोई मुखिया बना दिया, ठीक है। इन लोगों को, लेकिन जब भारत के बारे में पता लगा ना कि यहाँ से हम बहुत सारी सेना इकट्ठी करके लेके जाएं, क्योंकि भूखे नंगों की वहाँ कोई कमी तो है नहीं, भूखे नंगों को इकट्ठा किया कि भाई वहाँ माल है, चलो वहाँ लूटने चलते हैं। सारे लोग इकट्ठे हुए और भगदड़े आ गए, और लोग बर्बर हैं, क्रूर हैं, लोगों को मारते हुए जा रहे हैं, उनको लूट, जो कुछ मिल रहा है उसको खा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लूट रहे हैं, ये उनका काम था। तो ये वहां से आगे बढ़ता है। 1173 में गौर वंश का शासक बन जाता है, ठीक है। उस टाइम पंजाब का जो शासक था वो था खुसरम मलिक। पंजाब प्रवेश द्वार है, क्योंकि नीचे ऊपर से पहाड़ों के खत्म होने के बाद में लाहौर, मुल्तान, पेशावर, पंजाब वाला एरिया आ जाता है। पंजाब सिर्फ भारत वाला नहीं है, पाकिस्तान में पंजाब है जो भारत से भी बड़ा है। तो ये पूरा रीजन पंजाब कहलाता था, 5 नदियों का प्रदेश, ठीक है। ये सिंह द्वार है, कोई भी उस साइड से शासक आएगा मध्य एशिया से, वो कहाँ से घुसेगा? इस पंजाब से ही घुसेगा। इसको सिंह द्वार कहा जाता है। तो इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा, इन तीनों दर्रों को पार किया है और मुल्तान को तीनों तरफ से जीत लिया है आक्रमण करके 1175 में। इसने फिर गुजरात पर आक्रमण किया है 1178 में। सही चल रही वीडियो? गौरी ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया 1178 में। गुजरात में अनिलवाड़ है, उस एरिया पर, रीजन पर शासन था चालुक्यों का। चालुक्य प्रतिहारों को मध्य भारत में शासन है, यानी कि जो उत्तर भारत है उस पर प्रतिहारों का शासन है, और चालुक्य जो उनकी एक शाखा थी, उनका शासन कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में जो शासक, चालुक्य शासक है भीम द्वितीय, उसकी माँ नायिका देवी की सहायता से मतलब इस युद्ध को जीत लिया गया। गौरी पराजित हो गया और गौरी यहाँ से वापस भाग गया। लेकिन ये लोग वापस भागते इसलिए नहीं है कि मतलब हम हार गए, ये इसलिए भागते हैं कि दोबारा से आएंगे, हम दूसरी सेना इकट्ठी करके लेके आएंगे और दोबारा और बर्बरता से लड़ेंगे, लेकिन जीत के जाएंगे। इन लोगों में एक जिद थी, पागलपन था। 1186 में इसने लाहौर पर आक्रमण किया और जो वहां का सिंह द्वार है उसको जीता। खुसरम मलिक को क्या बना लिया? बंदी बना लिया, ठीक है। खुसरम मलिक से एक किला है भटिंडा का, तवर हिंद बोलते हैं, भटिंडा, तवर हिंद, ठीक है। ये वाला जो रीजन था वो खुसरम मलिक के एरिया में आता था, लेकिन किसने? पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया खुसरम मलिक पर और उस जगह को जीत लिया था। 13 महीनों तक इनका संघर्ष चला था, 13 महीने तक संघर्ष चला था। किसके लिए? हाँ, भटिंडा के दुर्ग के लिए। अब जैसे खुसरम मलिक को बंदी बना लिया, खुसरम मलिक को एक प्रतिनिधि के तौर पर बैठा दिया था उसने चौहान ने, कि तो यहाँ बैठेगा, लेकिन इसका राजा मैं ही हूँ, उसको जिंदा छोड़ दिया था बस, ठीक है। तो 1188 में इस दुर्ग को किसने जीत लिया है? गौरी ने जीत लिया है। अब सीधी सी बात है, अब इसका टकराव किससे हो गया है? इसका टकराव अब होगा सीधा पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान मध्य भारत में अजमेर, दिल्ली, यहाँ तक उसका शासन है, ठीक है। और उधर मालवा तक, इधर अपने पंजाब तक उसका काफी बड़ा क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान ने अपना चौहान डायनेस्टी को फैला दिया है, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तराइन पड़ता है अपने हरियाणा में। तराइन का युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने होते हैं। मोहम्मद गौरी की इसमें पराजय होती है। मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया पृथ्वीराज चौहान ने, बंदी बना लिया और उससे कहता है भाई बोल, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो गौरी ने बोल दिया कि मार ही डालो मुझे, अगर मैं बच गया तो अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब हमारे यहाँ पर हिंदुओं में एक उदारता की नीति हुआ करती थी कि मतलब हमारे यहाँ कोई जिसने घुटने टेक दी हमारे सामने, जो हार गया हो हमसे, हम उसको नहीं मारते हैं। अब उसने छोड़ दिया, उस पर दया करी और गौरी को छोड़ दिया। गौरी को छोड़ दिया, गौरी वहां से गया और उसने अपनी शक्ति को संगठित किया। लेकिन कहते हैं ना, हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अब यहाँ पृथ्वीराज जी की कमजोरी क्या है? इन्होंने कुछ जो आपसी राज्य हैं इन लोगों से पंगे ले रखे हैं। हर कोई लेता है, जो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है उसे आसपास के क्षेत्रों से पंगे लेने ही पड़ेंगे। लेकिन एक गहड़वाल शासक था जिसका नाम था जयचंद।
जयचंद था। और जो कहाँ पर एक गढ़वाल जो शाखा थी वो थी प्रतिहारों की, ठीक है। और ये कन्नौज का शासक था, ठीक है, कन्नौज का शासक है जयचंद। इसकी बेटी थी संयोगिता। कहते हैं संयोगिता और पृथ्वीराज का प्रेम प्रसंग था, ठीक है। लेकिन जब संयोगिता ने अपनी इच्छा प्रकट करी अपने पिताजी के सामने कि पिताजी मैं पृथ्वीराज से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ये दोनों आपस में दुश्मन हो चुके थे क्षेत्रों को लेकर के, तो संयोगिता की शादी करने से मना कर दिया जयचंद ने। और एक स्वयंवर का आयोजन किया, और स्वयंवर में जो द्वारपाल की जगह होती है जहाँ पर बॉडीगार्ड या गेट मैन खड़े रहते हैं, वहां पर एक मूर्ति लगा दी वहां पर एक मूर्ति लगा दी पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगा दी, लेकिन संयोगिता ने उस मूर्ति के गले में ही माला डाल दी और उसको अपना पति स्वीकार कर लिया। उसी समय पृथ्वीराज की एंट्री होती है फिल्मी स्टाइल में, वहां से संयोगिता को उठाता है अपने घोड़े पर और लेके वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इस वजह से वो उसकी आंखों का बिल्कुल दुश्मन हो गया, आंखों में उसे खटक रहा था कि इसको मुझे कैसे भी खत्म करना है, क्योंकि इसने मेरा अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने गौरी से दोस्ती करी, गौरी को लेटर भेजा, हाय गौरी जी, आई एम हेयर, वाई आर यू वरीड अबाउट पृथ्वीराज, आप आओ और हम तुम्हारे साथ हैं, मिलके मारते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त। गौरी और जयचंद की क्या हो गई दोस्ती, और इनके बीच में एक डील और हो गई कि भाई गौरी तुम्हें चाहिए क्या, बन गई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इसको एक बार हराना है और अपनी बेइज्जती का बदला लेना है और मुझे धन संपत्ति चाहिए। तो जयचंद ने कहा ठीक है, तुम्हें जो लूटना हो लूट लेना, लेकिन ये एरिया मेरा और मैं तुम्हारी सपोर्ट करता हूँ तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेने के लिए, क्योंकि अब मेरी बेइज्जती हुई है, मेरी बेटी को भागा लेके आया और तुम्हारी बेइज्जती हुई है, तुम्हें घुटनों पे बैठाया इसने। भाई हरा दोनों का स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी, ये दोनों मिल गए। और इसका परिणाम होता 1192 में दोबारा मोहम्मद गौरी आ जाता पूरी मजबूती के साथ में एक बड़ी सेना लेकर के, उत्तरायण के उस युद्ध में आ जाता और ललकार देता है पृथ्वीराज चौहान को। अब पृथ्वीराज लेकिन हल्के में ले गया इसको, इस बार पृथ्वीराज हल्के में ले गया और अब इनका होता है आपस में युद्ध। पृथ्वीराज के बारे में थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ। इसका जन्म राजा सोमेश्वर रानी कुरपुरी देवी के घर में हुआ और इनका जन्म होता है गुजरात में, ठीक है। ये चालुक्य के दरबार में पला बड़ा था। पिता की मृत्यु के बाद में 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा पृथ्वीराज ने, इसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया, महोबा की प्रसिद्ध लड़ाई हुई, चंदेल शासकों को पराजित किया। लेकिन चंदेलों का जो राजा था उसके जो सेनापति थे आल्हा और उदल, आला उदलों ने इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करी, परंतु ये युद्ध पृथ्वीराज की वीरता के लिए नहीं, आला उदल की वीरता के लिए माना जाता है। भारत के इतिहास में आपको एक चीज देखेंगे कि अनेकों युद्ध ऐसे युद्ध हैं जिनमें मतलब जिनके ऊपर आक्रमण हुआ वो लोग हार गए, परंतु वो लोग इतिहास में याद रखे जाते हैं जीतने वाले से भी ज्यादा, क्योंकि उनकी वीरता के लिए। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे भारतीय इतिहास में। उसमें से आला और उदल की वीरता के किस्से हैं, जो महोबा के कहा जाता है बड़े लड़ैया महोबा वाले, इनकी मार सही ना जाए। तो आला और उदल बहुत बड़े वीर थे, इन दोनों ने वीरगति प्राप्त करी और लोकगीतों के क्या बन गए, हिस्से बन गए। तबकात नासरी व तारीख फरिश्ता, इसमें तराइन की दोनों लड़ाइयों का जिक्र है। कुछ लोग 5 लड़ाइयाँ बताते हैं, कुछ लोग 10 लड़ाइयाँ बताते हैं, और कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि हाँ मोहम्मद गौरी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। परंतु सच ये है कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी दोनों अलग अलग हैं। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया है, गौरी के 2 जो दुहे पृथ्वीराज से, उसके अलावा 2-3 आक्रमण उसके और हैं, ठीक है। अब तराइन का जो सेकंड वॉर होता है उसमें गौरी आता है 1.25 लाख सैनिकों को लेकर, 10 घुड़सवार धनुर्धारी हैं, पूरी मजबूत सेना लेकर के आता है, श्रेष्ठ संगठन, श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली, और भारत के उसने बहुत सैनिकों को मारा, उसने गदर मचा के पटक दिया पूरे उसमें ग्राउंड में। पृथ्वीराज का सेनापति था गोविंद राय, वो वीरगति को प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज को सुरसती एक नदी पड़ती है हिसार के पास में, घग्गर नदी भी कह सकते हैं, यहाँ पर बंदी बना लिया पृथ्वीराज को। अब कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज को वो ले गया अपने साथ में, वहाँ काबुल ले गया, गंधार ले गया, ठीक है, और वहां पर उसको कैद करके रखा। उसके साथ में उसका जो एक कवि था चंद्रवरदाई, वो भी था।
अब कहते हैं कि चंद्रवर्त, ये जो शब्दवेदी बाण चलाने में बहुत निपुण माना जाता है पृथ्वीराज। एक बार इनका आमना सामना हो जाता है, इसकी आंखें तो फोड़ दी गई थी, और तो एक कहावत बोलता है चंद्रबरदाई, और उसके आधार पर गौरी की आवाज को सुन आवाज करके एक तीर चलाता है, जो गौरी को लगता है, गौरी उसमें मारा जाता है। एक ऐसी कहानी भी चलती है। उसके अलावा एक ये है कि पृथ्वी हसन निजामी क्या लिखते हैं कि पृथ्वीराज गौरी के साथ में अजमेर गया है, गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली है, दोबारा से गद्दी पर बैठा दिया है, लेकिन कुछ समय बाद उसने विद्रोह कर दिया, फिर उसे मृत्युदंड दे दिया गया है। मृत्युदंड के बाद में गोविंद राज को उसकी जगह बैठाया गया, अजमेर का राजा बना करके। ये जो सबसे जो प्रचलित मत है वो यही है हसन निजामी का। उसके अलावा फिर एक नया युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। अब इसमें सूत्रधार कौन है, यानी अब आती है फितरत निकल के, यानी जिसने इनको हेल्प करी, कौन, जयचंद। जयचंद ने हेल्प कर दी, पृथ्वीराज को हरवा दिया, एरिया कंट्रोल में करवा दिया दिल्ली वाला। अब जयचंद जी कह रहे हैं सब दिल्ली का शासक तो मुझे बनना था ना, अपनी डील हुई थी, और कौन सी डील, तू हमसे बड़ा है, मतलब हम जीत रहे, हम सेना हम लेके आ रहे हैं, तूने सिर्फ हेल्प भी तो करी हमारी, थोड़ी बहुत उसके राज बता दिए, और क्या किया तूने। मान यार ये तो गलत बात कर रहे हो, मान गलत बात कर रहे हो तो आजा मैदान में, ठीक है चलो। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है इटावा के पास में, यमुना नदी का तट है, उसके पास चंदावर नामक स्थान पर युद्ध होता है। जयचंद पराजित होता है और उसको मार दिया गौरी ने। मुसलमानों ने कभी मौका नहीं दिया दुश्मन को पलटने का, जब भी इनके कोई उसमें कब्जे में आ गया कलम। तराइन और चंदावर की जो लड़ाइयां हैं, इन्होंने भारत में तुर्क शासन की नींव डाल दी है, क्योंकि पहले तो ये था कि लोग आक्रमण करते, कुछ धन लूटते और चले जाते लुटेरों की तरह, लेकिन तराइन में महत्वपूर्ण जो शासक है पृथ्वीराज, वो मारा गया। उसके बाद फिर चंदावर में जो मुख्य शक्ति है मध्य की, उत्तर भारत की, जो कन्नौज का शासक है गहड़वाल वंश का, जयचंद, वो भी मारा गया। अब यानी कि दिल्ली, कन्नौज, पूरा जो एरिया है वो किसके कंट्रोल में है, मोहम्मद गौरी के। अब मोहम्मद गौरी को क्या करना है कि उस एरिया पर कंट्रोल करना है, बैठना है गद्दी पर, लेकिन वो यहाँ बैठा नहीं, वो अपने उधर ही चला गया वापस। इसने क्या किया, लाहौर पर, कन्नौज पर, बदायूं पर, इन पर कुछ अपने गवर्नर छोड़ दिए, ठीक है, और वो गवर्नर यहाँ पर एक शासन को उसके चलाने लगे, और वो शासन वहीं से चला रहा था। 1206 में अंतिम आक्रमण किया है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद में भारतीय राज्यों का अधिकार किसके पर मिल गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। वो क्या था, एक गुलाम था, ठीक है। और मोहम्मद गौरी का एक दूसरा जो गुलाम था, याजुद्दीन, जो ताजुद्दीन यालदौज, ठीक है, ये भी दूसरा गुलाम है। इसको क्या मिल गया, गजनी का उत्तराधिकार मिल गया, यानी गजनी पे ताजुद्दीन यालदौज बैठा दिया, कुतुबुद्दीन को दे दिया भारतीय उत्तरी राज्यों का, और बीच का कुछ जो रीजन है नासिरुद्दीन ओवाचा को दे दिया, ठीक है। इस प्रकार से इसने बंटवारा कर दिया, ठीक है। अब बंटवारा करने के बाद में अब इस गुलाम है, गुलामों का शासन हो गया है, इसलिए इसको क्या क्या कहने, दिल्ली एक केंद्रीय जो सत्ता है वो कौन सी कहलाने लग गई है, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली का शासन किसके हाथ में, गुलामों के हाथ में, यानी 2-3 गवर्नर है, वो लोग मिलकर आपस में एरिया को बांट करके दिल्ली को चला रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई है, एक केंद्रीय सत्ता बन गई है दिल्ली, ठीक है। उस पर कौन बैठा है, इस पर बैठा गुलाम वंश, गुलाम जो मोहम्मद गौरी के गुलाम है वो लोग बैठे, इसको इसलिए गुलाम वंश कहने लग गए, ठीक है। अब इस पर जो प्रमुख जो वंश होते हैं, दिल्ली सल्तनत जो बनती है अपनी, दिल्ली राज्य, उस पर गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ये 5 मुख्य वंश हैं जो लोग शासन करते हैं। अप्रोक्स इन्होंने 300 साल तक, 300 सवा 300 साल तक शासन किया। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई है, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का राजा बन गया है। उसके बाद में उसका पुत्र आराम शाह बनता है थोड़े टाइम के लिए, फिर एक इल्तुतमिश है वो बन जाता है। यानी गुलाम है या आपस में, मतलब जितने भी बन रहे हैं सब गुलाम बनते हुए जाएंगे आगे चल के। इसमें कुतुबी हैं, शमसी हैं और बलबनी हैं, 3 प्रकार के राजवंश हैं गुलामों में भी। कुतुबी में कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका बेटा आराम शाह, शमसी में इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, फिर बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासरुद्दीन महमूद, यानी कि लगभग 55 साल तक ये जो शमसी हैं इनका शासन रहा है। उसके बाद में गयासुद्दीन बलबन आ जाता है और लगभग 25 साल तक बलबन लोग यहाँ पर राज करते हैं। इस प्रकार से जो गुलाम वंश है उन्होंने राज किया किस पर, दिल्ली सल्तनत पर, लगभग 85 साल तक, ठीक है। अब आप ये देखेंगे मोहम्मद गौरी ने जो राज्य विजित किए थे, वो जैसे ये तराइन है, ये दिल्ली है, ये अजमेर है,
ये कन्नौज है। यानी ये तो एरिया किसके, चौहान के अंडर में आ रहा था। इसकी सीना जो सीमा है वो किसके साथ टच हो रही थी, वह टच हो रही थी गैड़ वालों के साथ में। गैड़ वालों ने कहाँ तक, बंगाल तक अधिकार कर रखा है। अब इन दोनों को जीत लिया है, ये पहले से ही राज्य उनके पास में, गजनी और पंजाब मुल्तान वाला। तो यहाँ पर उसको बैठा दिया ताजुद्दीन याल्दौज को, बीच में नासिरुद्दीन कवाचा को, यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब यहाँ पूरे का शासक कौन बन गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से कब्जा है। कुतुबुद्दीन ऐबक तराइन के युद्ध में गौरी के साथ आया था, उसने बहुत वीरता से लड़ा और उसने उसकी प्राप्त कर लिया, विश्वास प्राप्त कर लिया कि यह आदमी राज कर सकता है यहाँ पर। गौरी की मृत्यु के बाद में लाहौर की जनता ने ऐबक को शासक बनाया, क्योंकि उसने वहां का पहले गवर्नर था वो लाहौर का। गुलाम वंश और दिल्ली वंश जो सल्तनत है उसकी स्थापना हो गई। खुतबा नहीं पढ़वाया उसने, यानी उसने अपने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। खुतबा पढ़वाना होता था जो खलीफा है उसके नाम का, खलीफा के नाम का उसने खुतबा नहीं पढ़ पाया, और उसने कहा कि मैं खलीफा का सिपाही हूँ, सिपह सालार हूँ, दास हूँ, और मैं इतने से संतुष्ट हूँ, मैं इसी से शासन कर लूंगा। यानी कि एक तरीके से जिस प्रकार महाभारत में राम की जो चरण पादुका थी भगवान राम की, उनको रख दिया था सिंहासन पे भरत ने, और कह दिया था कि मैं तो इनकी पूजा करके इनका दास बनकर ही खुश हूँ, और ये असली जो शासक हैं वो ये चरण पादुका ही हैं, श्री राम है। इसी प्रकार से इसने भी कह दिया खलीफा को कि अल्लाह वही है, मैं उसका कौन हूँ, सिपाही हूँ, सिपह सालार हूँ, तो मैं सुल्तान का वो रहूँगा, सिपह सालार, मतलब सुल्तान नहीं बनूंगा। जो बगदाद का अब्बासी है वो खलीफा, अब्बासी जो खलीफा है उससे मान्यता प्राप्त नहीं करी है। अब इसको डर है, भाई राज्य तो बांट दिया गौरी ने और इसको उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। अब इसको डर है कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि बाकी के जो गवर्नर है वो लोग मुझे मार डालें, क्योंकि इनका इतिहास है एक दूसरे को मारने का। अपनी बहन का विवाह इसने कर दिया नासिरुद्दीन खुवाचा से, ठीक है, और ताजुद्दीन याल्दौज की जो पुत्री थी उससे इसने खुद ने विवाह कर लिया। अब इसकी चुनौती खत्म, उसको तो क्या बना लिया उसने, जीजा बना लिया, और दूसरे को ससुर बना लिया कि भाई अब तो हम कम से कम बचा तो रहूंगा, ये जीजा जीजा तो मुझे मारने से रहा, ये ससुर है इसके तो वैसे ही मेहमान लगता हूँ, ये तो मुझे मारेगा ही क्यों। इस प्रकार से सिस्टम चला इनका। अब इसने अपनी बेटी की जो शादी थी वो कर दी बदायूं के गवर्नर से, वो जो कौन था, इल्तुतमिश, वो इसका क्या था, दास था, गुलाम था। ठीक है, और ये थोड़ा धार्मिक आदमी भी था। एक चिश्ती संत हुए बख्तियार काकी, बख्तियार काकी एक संत थे इसके, उनका बड़ा सम्मान करता था। उनकी याद में इसने एक मीनार का निर्माण करवाया जिसको कहते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इसने बनवाई दिल्ली में। ठीक है, एक मस्जिद भी बनवाई कुब्बतुल इस्लाम, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया इसने। ठीक है, जो बाद में एक मस्जिद के रूप में, पहले मस्जिद था उसके बाद में संस्कृत पाठशाला के रूप में परिवर्तित हुआ और दोबारा से वो मस्जिद कहलाने लगा। कुतुबुद्दीन के जो उदारता थी, यानी कि उसकी दयालुता के बहुत किस्से थे। कोई आता था उसके दरबार में उसको खाली हाथ नहीं जाने देता था, और उससे कहते थे लाख बख्श। ठीक है, एक आपने इतिहास में नाम सुनते होंगे, हातिम ताई के नाम से पहले सीरियल आता था नेशनल टेलीविजन पर, तो इसको द्वितीय हातिम कहा गया, यानी कि कोई इसके पास हेल्प के लिए आ जाए उसकी हेल्प करने को हमेशा तैयार रहता था आधी रात। इसको द्वितीय हातिम कहा गया भारतीय इतिहास में। हसन निजामी ने कहा है, हसन निजामी ने क्या बताया था कि जो तराइन का युद्ध हुआ है उसमें क्या रिजल्ट निकला है। ठीक है, 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए इसके घोड़े से गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब पहले तो गुलाम थे, अब सब राजा बने नए नए, इनको शौक चढ़ा किसका कि हम तो खेलेंगे पोलो। पोलो के जानते हैं कैसे खेलते हैं, घोड़े पर बैठ करके एक स्टिक से बॉल को चलाते हुए चलते हैं, बाकी टीम जो होती है सब घोड़ों पर बैठ के खेलते हैं इस गेम को। ठीक है, हॉकी की तरह। हॉकी तो पैरों से दौड़ रहे हैं और हॉकी स्टिक से गेंद को भगा दिए जा रहे हैं, इसमें घोड़े पर बैठ के स्टिक से गेंद को भगाते हैं। तो लाहौर में क्या पोलो खेल रहे हैं, शाही शौक हो गए इनके। अब वहाँ से घोड़े से गिर गया और इसकी ये मर जाता है 1210 में। 1210 में इसका जो बेटा है आराम शाह, वो गद्दी पर बैठा, 8 माह तक शासन कर पाया। बदायूं का इक्तेदार है इल्तुतमिश, उसने पराजित करके हत्या कर दी। यानी कि जिसको इसने अपनी बेटी ब्याही थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश को, उसने अपने साली की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश 1211 में
शासक बना और लगभग 1236 तक शासक रहा। 25 साल इसने शासन किया। ये इलवारी तुर्क नामक एक वंश था, उससे रिलेटेड था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग एज था 1206 से 1210 तक का, उसमें दिल्ली सल्तनत उतना ग्रो नहीं कर पाई थी। ना उन्होंने सुल्तान से, जो खलीफा है उससे सुल्तान की उपाधि धारण करी है, मान्यता प्राप्त नहीं है, ना उन्होंने सिक्के चलाए। इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो लोग नहीं कंटिन्यू कर पाए, 4-5 साल उनको ग्रो होने में लग गए। लेकिन जो असली काम किया है इल्तुतमिश ने किया है, वास्तविक संस्थापक इसलिए वो कहलाता है। अपने पद की मान्यता प्राप्त कर ली है अब्बासी खलीफा से, यानी सुल्तान बन गया है। इसने एक काम किया है, इसने एक दल बनाया जिसको कहते हैं चालीसा दल। चालीसा, अली बाबा और 40 चोर सुना है, तो उस प्रकार से था। इसने अपने जो विश्वास पात्र थे 40 गुलाम, उनका एक संघ बनाया जिसे तुर्क ए चहलगानी कहा गया। तुर्क ए चहलगानी या चालीसा दल कहा गया। यानी ये 40 चोर हैं और इसको उनका काम क्या है, पूरे राज्य की रक्षा करना, कि राज्य में कहीं भी कुछ गलत हो रहा है ये लोग पहुंच जाएंगे, उस चीज़ को निपटा देंगे। कहीं कोई विद्रोह हो गया तो उस विद्रोह को दमन कर दिया। यानी कि इनका काम पूरी तरह से रक्षा करना सुल्तान की। ओके, इन्होंने अरबी भाषा में सिक्के चलाए, चांदी का टका और तांबे का जीतल, 2 प्रकार के सिक्के चलाए। 1231 में ग्वालियर के ऊपर इन्होंने फतेह हासिल करी और अपनी पुत्री रजिया के नाम पर चांदी के टके थे, और मतलब उन पर अपनी बेटी का नाम लिखवा दिया, उनके नाम पे सिक्के चलवाए। अब इसकी जो कुछ उपलब्धियां हैं, इल्तुतमिश एक बड़ा शासक हुआ, लगभग 25 साल तक राजा रहा है, तो सीधी सी बात है कि इसने कुछ अच्छा शासन होगा तभी इतने साल तक कंटिन्यू कर पाया, नहीं तो इसको भी कोई ना कोई टपका टपू के बन जाता राजा। इल्तुतमिश ने क्या किया, दिल्ली में, यानी इनके यहाँ पर तुर्क अमीर और मतलब यहाँ के जो लोकल अमीर्स हैं, ये लोग क्या मतलब प्रभुत्व रहता था इनका। जो कैबिनेट होती थी इनकी, जैसे कभी भी आप देखते हैं 2 पार्टी के कोई भी हैं कि जहाँ को इनका गठबंधन हो जाता है, तो किसी एक गठबंधन का मतलब थोड़ा ज़्यादा दबदबा रहता है कैबिनेट में। तो इसी प्रकार से कुछ अमीर लोग, अमीर कहते हैं उनको, सरदार हुआ करते थे इनके, जो कबीलों के सरदार थे, उनका यहाँ पर कुछ ज़्यादा वो था। कुतुबी और मुइज्जी 2 प्रकार का अमीर थे, वो लोग ज़्यादा हस्तक्षेप रखते थे शासन में, उनका दमन कर दिया। 1229 में बंगाल में विद्रोह हुआ, उसने इख्तियारुद्दीन बलका को पराजित करके बंगाल को अपने राज्य में मिला लिया। यालदौज ने इसके खिलाफ दमन कर दिया। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ 1215 में, इसने ताजुद्दीन यालदौज का दमन कर दिया। बख्तियार खिलजी की हत्या करने वाले अली मर्दान थे, यानी कि बख्तियार खिलजी को पराजित किया था। बख्तियार खिलजी बहुत क्रूर शासक था जो बंगाल पर शासन किया करता था, और उसने नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसको बख्तियार खिलजी ने जलाया था। यानी शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र को, नालंदा को, किसने जलाया, बख्तियार खिलजी ने। और उसने किसको हराया था, बख्तियार खिलजी को किसने हराया, अली मर्दान ने। और अली मर्दान को किसने हरा दिया है, तुम्हारे इल्तुतमिश ने। ठीक है, जो नासरुद्दीन कुबाचा था जिसकी बेटी से इसने खुद ने शादी करी थी, उसको क्या कर दिया इसने, 1228 में उसका दमन कर दिया है। यानी कि कोई शांत नहीं है, सब लोग, चाहे कोई किसी को जीजा बना लो, किसी को बहनोई बना लो, मतलब किसी को कोई रिश्तेदारी कर लो, इनको आपस में विद्रोह करना, बस कुर्सी का लालच है, किसी तरीके से कुर्सी मिल जाए। अब आप जब देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन था, वो देखो कितने इस एरिया में था। ये वाला एरिया उसको विरासत में मिला था मोहम्मद गौरी से, लेकिन इल्तुतमिश ने इस एरिया को इतना बढ़ा दिया है, इसने इधर सिंध पर, इधर पंजाब कश्मीर तक शासन फैला दिया है, और पूरे उत्तर भारत से लेकर पूर्व तक कंप्लीट इसका शासन हो गया है। ठीक है, अब इसके कुछ अभियान भी रहे, जैसे रणथंभौर का चौहान, जयद्रथ सिंह चौहान थे, 1226 में इसने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। 1227 में मंदसौर के जो परमार शासक थे उनको हराया, परमर्दिदेव। 1234 में मालवा पर आक्रमण करके उसको जीत लिया, और उज्जैन को महाकाल मंदिर को इन्होंने लूटा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, उस शमसी तालाब का निर्माण करवाया। इनके यहाँ पर एक दरबारी हुआ करते थे, मिनहाज उस सिराज। उन्होंने तबकात नासरी नामक एक रचना करी, जो कि एक लिटरेसी का सोर्स हो गया अपने पास में, हिस्ट्री का, कि वहाँ से हमें पूरे जो इल्तुतमिश का शासन था उसकी जानकारी तबकात नासरी से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके पश्चात में एक रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक शासक बना,
इसने जो शाह तुर्कान थे और तुर्क अमीर थे इनकी क्या ली, हेल्प ली। ठीक है, प्रशासनिक जो नियंत्रण था वो शाह तुर्कान के पास में, क्योंकि उनके मदद से ही तो बना है, बाकी सारी चीज वो संभाल रहे हैं। एक कठपुतली राजा बैठा दिया है। रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता को साथ ले लिया है। लाल वस्त्र क्यों पहने? क्रांति का जो प्रतीक होता है वो होता है लाल रंग। जब आप मार्क्सिस्ट या फिर जो कम्युनिस्टवादी जो लोग होते हैं उनका झंडा आप देखेंगे लाल सलाम, भारत में जो माओवादी विचारधारा है, और माओवादी विचारधारा नक्सलवादी माओइस्ट जो चाइना में और आप रशिया में देख लो रेड कलर का वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लाल रंग उनका क्रांति का प्रतीक है। रजिया ने लाल कपड़े पहन लिए और जनता को साथ लिया कि मैं क्रांति कर रही हूँ राजा के खिलाफ, आप मेरे साथ हो। जनता ने कह दिया बिल्कुल तैयार मैडम चलो। फिर मैडम पीछे चल दिए और फिरोज शाह को क्या कर लिया, बंदी बना लिया, खुद गद्दी पर बैठ गई है। अब पूरे इतिहास में एकमात्र शासक जो महिला है वो कौन है? वो है रजिया सुल्तान। अब रजिया गुंडों में फंस गई है। अब कैसे फंसी है वो सुनते हैं। 1236 में ये अपनी गद्दी पर बैठी और 4 साल एक शासन कर पाई। इसने पर्दा त्याग दिया और पुरुषों की भांति कोट और टोपी पहन लिए। इनको क्या कहा जाता है? कुबा और कुल्हा। जनता के समक्ष आने लगी। एक अमीर था अल्तुनिया, उसको क्या कर दिया, तवर हिंद यानी कि भटिंडा का इख्तिदार नियुक्त कर दिया। अमीरों का साथ देने से विद्रोह करने पर अल्तुनिया से क्या कर दिया, विवाह कर लिया। इसको डर था कि कोई मुझे भी मार देगा, अब कहीं से कोई ऐसी सपोर्ट तो मिले कि भाई जो विद्रोह कर सकता ना मेरे खिलाफ। उसने इसको प्रेम जाल में मतलब वो फंसा के अल्तुनिया से उसने शादी कर ली। रजिया ने अपने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा का जो विरुद्ध था वो धारण किया। अल्तुनिया के साथ राजधानी वापस लौट रही थी और कैथल पड़ता हरियाणा में, वो भटिंडा के पास में, वहाँ पर डाकू ने इनकी हत्या कर दी। एल्फिंस्टन लिखते हैं यदि रजिया स्त्री ना होती उसका नाम भारत के महान शासकों में लिखा जाता, क्योंकि उसका शासन करने का तरीका बहुत अच्छा था। ठीक है, और उसने जो शादी करी थी अल्तुनिया से वो इसलिए करी थी कि मेरे खिलाफ जो विद्रोह करने वाले लोग हैं ये वो यही हैं, इसको अगर मैं अपनी शादी कर लेती हूँ तो मेरा कोई विद्रोह नहीं करेगा। लेकिन कुछ और ही चालें चल रही थी और रजिया को मार दिया गया अल्तुनिया के साथ में। उसके पश्चात बहराम शाह एक शासक होता है, जिससे नायब ए मुमालकात का पद सर्जित किया गया। इसने नायब ए मुमालकात एक पद नया सर्जित किया। एतकीन नामक एक व्यक्ति था, उसको एक पद दे दिया गया, यानी कि नायब का पद था ये। ठीक है, यानी कि मुझसे नीचे जो किसी को अधिकार प्राप्त है वो इस पद को प्राप्त है, तो एतकीन को ये पद दिया। केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान के अलावा वजीर और मुमालकात दो महत्वपूर्ण अधिकारी बने। वजीर तो पहले से हुआ करता था, मुमालकात इसने नया पद बना दिया था। ठीक है, इसके बाद में अलाउद्दीन महमूद शाह, वो प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास आ गया, वो चालीस अदल के पास में आ गया। यानी चालीस इल्तुतमिश के टाइम में बने थे, लेकिन उनका जो प्रभुत्व है वो हर राजा के टाइम पर रहा, यानी कि वो मजबूत स्थिति में रहे। सीधी सी बात है, 40 अमीर जो 40 सरदारों का ग्रुप है, यानी कि जो लोग पूरे राज्य में शक्तिशाली उन लोगों का ग्रुप है, तो वो राजा को अपने हिसाब से चला सकते हैं। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण जो 40 दल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, उसका नाम था बलबन, गयासुद्दीन बलबन। उसे अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त कर दिया। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद बनते हैं 1240 से 1266 में। इसमें जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो किसके हाथ में आ गया, बलबन के हाथ में आ गया है। वो उसको क्या बना दिया, वजीर यानी प्रधानमंत्री बना दिया है। कुरान की नकल करता है नासरुद्दीन महमूद। साधारण आदतों की वजह से इसको शाही दरवेश कहा गया है। इसने ज्यादा राजशाही चीजों का उपयोग नहीं किया, ये बिल्कुल सिंपल रहता था। ठीक है, बिल्कुल राजा वाले उसमें स्टाइल में नहीं रहता था, तो इसने शाही दरवेश इसको कहा गया। मिनहाज उस सिराज की जो पुस्तक है तबकात नासरी, इसमें इस दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा गया है। इसने लगभग 20 साल तक शासन किया है। और जो मिनहाज उस सिराज था, जो मुख्य दरबारी था, उसे दिल्ली का मुख्य काजी, जो दिल्ली की मस्जिद थी उसका मुख्य काजी यानी कि न्यायाधीश एक तरीके से नियुक्त कर दिया है। ठीक है, तो काजियों का काम ये भी था कि लोगों को न्याय देना। ये जैसे कोई फैसला हो जाए तो सरपंच की तरह काजी को भी बुला करके फैसला दिया जाता था। महमूद की जो हत्या कर दी गई किसने, वो बलबन ने हत्या कर दी। बलबन 60-65 साल का हो गया, उसे गुलामी करते करते बन गई यार हद होती है किसी चीज की, बहुत दिन गुलामी कर ली और राजा अपन बनेंगे। तो बलबन जी राजा बन गए। एक बूढ़ा व्यक्ति था लेकिन बहुत मजबूत और बहुत मजबूत सरदार था। ठीक है,
गयासुद्दीन बलबन इलवारी तुर्क था। मंगोलों ने एक बार इसको बचपन में पकड़ लिया था, मंगोल आक्रमण हुए थे भारत में, तो बचपन में पकड़ करके इसको गुलाम के रूप में बेच दिया था। लेकिन अपनी योग्यता, अपने पराक्रम के बल पर ये इल्तुतमिश के 40 दल में शामिल हो पाया और अपना मजबूत स्थान इसने बना लिया। मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए उत्तर पश्चिमी सिंध, लाहौर, मुल्तान में कई दुर्गों का निर्माण करवाया। अब आप एक चीज देखेंगे इतिहास में कि जो भी आक्रमण हो रहे हैं वो हिंदू कुश के पार आकर मुल्तान, लाहौर, पेशावर इस एरिया से हो रहे हैं, लेकिन कोई भी शासक ऐसा नहीं कर पाया है कि उस जगह से आक्रमणों को रोक पाए, यानी कोई ऐसी दीवार स्थापित कर दे जो कि उस जगह के आक्रमणों को रोकने में सहायक सिद्ध हो। अब लेकिन उस सीरीज में पहला काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है गयासुद्दीन बलबन। उत्तर पश्चिमी सिंध, लाहौर और मुल्तान में इसने कई दुर्गों का, यानी एक श्रेणी में कई दुर्गों का निर्माण कर दिया है। यानी कि अगर कोई अटैक होता है तो इन तीनों चारों दुर्गों के सहारे हम उस अटैक को रोक सकते हैं। यानी कोई भी इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है, उसको हम रोक सकते हैं। इसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया। रक्त और लौह की नीति के बारे में अपन बात करते हैं तो एक बिस्मार्क, जो रूसियन क्रांति का सिंबल था, बिस्मार्क का नाम आता है, जिसने कि रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। ये अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का प्रतिनिधि कहता था कि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, यानी कि अपने आप को स्वयं ईश्वर की प्रतिछाया हूँ। जिल्ले इलाही कहा गया अपने आप को, यानी कि सीधा अल्लाह के बराबरी इसने अपने आप को मान लिया कि अपन जिल्ले इलाही हैं, और सिक्कों पर अंकित भी करवा दिया। फिरदौसी एक महान इतिहासकार थे इनके टाइम के, उसने अपनी एक कृति लिखी शाहनामा। उसमें बलबन को क्या कह दिया गया? अफरासियाब नामक ईरानी वंश का बताया, क्योंकि ये मंगोलों के गुलाम के रूप में था, लेकिन ये इलवारी तुर्क नहीं था, ये था अफरासियाब, क्योंकि उन अफरासियाब जो ईरानी वंश है उसके वंशावली में इसका नाम मिलता है। और इसने अपने उनके अनुसार काम भी किया, वंश के अनुसार। इसने अपने जो पौत्रों के नाम है, बूढ़ा हो गया है और 60-65 साल में खुद राजा बना है, तो इसने अपने पौत्रों के नाम क्या ईरानी शासकों के नाम पे रख दिए। कौन कौन से? कैकुबाद, कैकुमार्स और कैखुसरो, इस प्रकार से नाम रख दिया। इसने कुछ नई जो प्रथा है वो चला दी। इसने सिजदा नाम एक से प्रथा चलाई। सिजदा में क्या था कि अगर कोई सुल्तान का समक्ष आ रहा है तो यानी कि वो इस तरीके से झुक करके नतमस्तक हो उसके सामने और उसको अभिवादन करे। इसने एक प्रथा चलाई पायबॉस, यानी सुल्तान के पैरों में लम्बा पड़ के उसके पैरों को चूमना। पायबॉस और सजदा, दो परंपरा इसने स्टार्ट करी। और ईरानी वंश का था तो इसने अब यहाँ पर एक नया त्योहार चालू कर दिया जिसे कहते थे नौरोज। नौरोज नामक एक ईरानी त्योहार है, इसको भी प्रचलित कर दिया है। इसने अपना जो गुप्तचर विभाग है उसको भी काफ़ी एक्टिव कर दिया है। इसने बरीद ममालिक नाम से गुप्तचर विभाग की स्थापना कर दी है। दीवाने आरज नामक सैन्य विभाग का गठन कर दिया है। रक्त और लौह की नीति में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति विद्रोह कर रहा है उसकी हत्या कर दी जाए और उसके स्त्री और जो बच्चे हैं उनको दास बना लिया जाए। इस चीज़ को अगर कोई देखा कि वह स्त्री और बच्चों को दास बना लिया, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है कोई ना कोई भी व्यक्ति हो विद्रोह करने से डरेगा, अपनी वजह से ना सही, लेकिन उसकी जो फैमिली पर जुल्म होंगे उनको देख करके। ठीक है, ये उसकी रक्त और लौह की नीति थी। लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का जो क्षेत्र है उसने अपने बेटे को दे दिया शहजादा मोहम्मद को। सुमन, समाना, उच्छ का जो क्षेत्र है उसने शहजादा बुगरा खां को सौंप दिया है। 1286 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु पर जो सरदार हैं, मलिक हैं, इसके जो गुलाम हैं, वो इतने दुखी होते हैं कि उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ दिए। सुल्तान के जो शव है उसको कैसे लेके जा रहे हैं? नंगे पैर लेके जा रहे हैं। कहाँ पर? दारुल अमन, जो एक कब्रिस्तान का नाम है, दारुल अमन, उस कब्रिस्तान में लेके गए और अपने सरों पर धूल फेंकते हुए जा रहे हैं, कपड़े फाड़ते हुए जा रहे हैं। यानी इस तरीके से उन्होंने शोक प्रकट किया। बलबन के द्वारा के खुसरो को शासक नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन तुर्क जो अमीर थे, जो सरदारों का प्रभुत्व था, उन्होंने कैकुबाद को शासक बना दिया। कैकुबाद लकवा मार गया। तो इसके अलावा जो उसका कैकुबाद को लकवाग्रस्त होने के कारण क्यूमार्स को शासक बना दिया, यानी कि तीनों भाइयों को शासक बना दिया। बलबन ने के खुसरो को बनाया, तुर्कमूर ने कैकुबाद को बनाया, वो लकवाग्रस्त हो गया तो के खुसरो बन गया। ठीक है, इस समय आरज ममालिक के पद पर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जिस प्रकार से बलबन एक वृद्ध व्यक्ति था जो कि 40 में
मजबूत स्थिति में हुआ करता था। एक सरदार था पुराना, ठीक है, उसने शासन सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसी प्रकार से आरजे ममालिक पद पर एक व्यक्ति है, जलालुद्दीन खिलजी। इसने क्या किया, इसने क्यूमार्स की हत्या कर दी और गुलाम वंश का क्या कर दिया, अंत कर दिया, खुद राजा बन गया। इसको क्या कहा गया, खिलजी क्रांति। जलालुद्दीन खिलजी लगभग 70 साल की उम्र में क्या बनता है, शासक बनता है और खिलजी वंश की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। ठीक है, ये सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर कोई भी आपको इसके बारे में कोई क्वेरी है, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप उसको हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम लिंक जो कि चैनल इस वीडियो के सब डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करें और अपनी कोई क्वेरीज हों या फिर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए, वो सारी चीज़ आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।